हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक पर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल की अक्ष और निरक्ष के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का फॉर्मूला हम ज्ञात कर चुके हैं इससे पहले वाले भागों में। तो बिल्कुल विस्तार से हम इससे पहले वाले भागों में इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं। आज उसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना होता है, यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा, वही ज्ञात करेंगे हम आज के वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में यह टॉपिक आ चुका है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक कि समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाता है तो वहां पर बलाघूर्ण कितना होगा। बलाघूर्ण का जो टॉपिक है वह 11वीं कक्षा में आपके चलता था और बलाघूर्ण जो है वह बल के समतुल्य ही राशि होती है कि जिस प्रकार से रेखीय गति में बल होता है तो घूर्णन गति में उसके समतुल्य जो राशि होती है वह बल आघूर्ण होता है। तो इसी का डिस्कस करेंगे हम आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट तो हमारे पास में है कि समरूप विद्युत क्षेत्र, और समरूप विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट भी हम इससे पहले वाले भागों में क्लियर कर चुके हैं। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसका मान दूरी पर निर्भर नहीं होता है, यानी दूरी चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह कहलाएगा आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र। और उसको दर्शाया जाता है इस प्रकार की समांतर और समान दूरी पर स्थित क्षेत्र रेखाओं के द्वारा, जो कि हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म में भी अध्ययन कर चुके हैं। अब हमारे पास टॉपिक ये है कि इस समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है तब उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर बलाघूर्ण कितना होगा। वही देखेंगे कि किस प्रकार से बलाघूर्ण उत्पन्न होगा, उसका कारण क्या होगा, वही समझेंगे आज के टॉपिक में। तो डायग्राम को आप बिल्कुल क्लियर कीजिए, उससे ही आपका आधे से ज़्यादा तो मकसद पता चल जाएगा कि इसको हल किस प्रकार से करना है। माना कि हमारे पास में यह एक डायपोल है जिसके ऊपर 2 आवेश स्थित हैं, परिमाण दोनों के समान है और प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है। माना कि इस सिरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस सिरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और अब यदि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जो कि आपके किसी भी प्रकार से आप इसको रख सकते हैं, किसी भी एंगल से किसी भी प्रकार से विद्युत क्षेत्र के साथ इसको रख सकते हैं। तो माना कि हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस प्रकार से व्यवस्थित किया है, और जब इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया है तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी संरचना बना लेते हैं कि माना कि हमारे पास यह इलेक्ट्रिक डायपोल है, यहाँ पर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है। आप इसके डायग्राम को बिल्कुल आराम से समझना, क्योंकि हमारे पास डायग्राम क्लियर हो जाता है तो इसका आगे का सॉल्यूशन तो अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ए बिंदु पर है और पॉजिटिव चार्ज हमारे बी बिंदु पर है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है। और विद्युत द्विध्रुव जो लंबाई होती है वो हम जानते हैं, कितनी मान रखी हमने, 2a। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित कर दिया है। विद्युत क्षेत्र के साथ यह इलेक्ट्रिक डायपोल कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, ये हमने माना है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल जब होगा तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उत्पन्न होगा, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से दर्शाते हैं। तो उस P वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वह होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो इसका मतलब यहाँ पर P वेक्टर की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि P वेक्टर व E वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा, थीटा कोण होगा। E वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है और P वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और P का मान हम जानते हैं Q इंटू 2a, और E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पहले से मौजूद है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया। हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है, उसको समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित किया है। अब हमारे पास इसके आगे का प्रोसेस हम देखें तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगने लग जाता है।
पहले से कोई चार्ज है, फिर किसी चार्ज को लेके आते हैं, तो इस चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस विद्युत क्षेत्र में इस चार्ज के ऊपर क्या लगता है? बल लगता है। तो जब दो चार्ज आपको दिए जाएं और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों, तो वहां पर जो फोर्स लगेगा वह लगेगा कूलाम के नियमानुसार, जो कि हम अध्ययन कर चुके हैं। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q2 के ऊपर फोर्स ज्ञात करना है Q1 के कारण। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 नहीं दे रखा, बल्कि हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना है, और अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को लेके आते हैं, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह हमारे पास में होता है E बराबर F अपॉन Q होता था, तो F बराबर क्या होगा? QE होगा। दोबारा से समझ लीजिए कि जब किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के पास में ले जाते हैं, तो इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमें वैल्यू दे रखी है Q1 की, तो वहां पर हमारे पास कूलाम के नियम से फोर्स ज्ञात करेंगे। यदि हमारे को Q1 का मान नहीं दे रखा, बल्कि उसके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे रखा है, और फिर किसी आवेश को लाते हैं, तब उस आवेश के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बल लगेगा उसका मान होगा F बराबर QE। जिस चार्ज को रखते हैं वह चार्ज आएगा, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज हैं। यदि हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यदि नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक हमारे पास वैल्यू हो गई F बराबर QE, और एक वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी F बराबर माइनस QE। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, बल और E, इस कारण से हम यहाँ पर वेक्टर यूज कर सकते हैं। बल जो है वह एक सदिश राशि है, तो बल का मान तो हमारे को इसके द्वारा पता चल गया है, लेकिन अब हमारे को इसकी डायरेक्शन का पता लगाना है कि ये जो बल लगेगा वो प्लस Q के ऊपर तो किस डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर बल जो होगा वह किस डायरेक्शन में लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले वाले भागों में ही कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आप इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए पहले वाले भागों से, ताकि आगे की वीडियो को समझने में कोई समस्या नहीं हो। तो थोड़ा सा आप बैक में जाइए और वहां पर याद कीजिए कि विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक में ही हमने बताया था कि जब किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तब उस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले बल की जो डायरेक्शन होगी वह डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के अनुदिश ही होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में E होगा उसी डायरेक्शन में F होगा। और यदि नेगेटिव चार्ज को रखा जाता है, तब उसके ऊपर लगने वाले बल की जो दिशा होगी वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। यानी नेगेटिव चार्ज के ऊपर F और E एक दूसरे के विपरीत, और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बल और E एक दूसरे के अनुदिश। तो हम यहाँ पर डायग्राम में इसको व्यवस्थित कर देते हैं। प्लस Q के ऊपर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड में, और बल का मान हो गया F वेक्टर बराबर QE वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक आपके पास पॉइंट? नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव के ऊपर बल की जो डायरेक्शन होगी वह विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के विपरीत। तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन थी वह होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत। तो यहाँ पर बल की दिशा बाईं तरफ, यानी F बराबर माइनस QE वेक्टर। यहाँ पर हमने दोनों आवेशों के ऊपर लगने वाले बलों का निर्धारण कर लिया है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वैल्यू होगी QE, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत होगी, और वैल्यू होगी माइनस QE। यहाँ से आप थोड़ा सा ये देखिए कि यह इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर अब दो फोर्स काम कर रहे हैं हमारे पास। कितने फोर्स काम कर रहे हैं? दो फोर्स। दोनों फोर्सों की जो वैल्यू है वो सेम है, QE और QE, लेकिन दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या है? विपरीत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जब नेट फोर्स का मान ज्ञात किया जाएगा, तो नेट फोर्स का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास QE है और दूसरी वैल्यू कितनी है? माइनस QE। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? बल्कि 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यह तो पता चल गया कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला नेट बल कितना होगा? 0 होगा। यह नेट बल 0 आपकी क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड समान है। इलेक्ट्रिक डायपोल पर आवेश तो समान होता ही है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी समान है, इस कारण से लगने वाले बल का मान भी क्या होगा? समान होगा।
यदि यह समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं होता बल्कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अलग होता, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग होता, तो ध्यान रखना वहाँ पर बलों के मान अलग अलग होते और जब मान अलग अलग होंगे तो नेट फोर्स का मान शून्य नहीं होगा। लेकिन हमारे पास टॉपिक है समरूप का, इस कारण से नेट फोर्स का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो जब नेट फोर्स का मान शून्य है तो इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आपको जो बताया जाएगा उसके हिसाब से आपको लिखना है, लेकिन पॉइंट को आपको बिल्कुल गहराई से समझना है ताकि आपको रटना नहीं पड़े। इस कारण से हम इसके बिल्कुल गहराई में जाके आपको हर चीज़ समझा रहे हैं ताकि आप स्वतः ही इसको सॉल्व कर सकें। नेट फोर्स का मान शून्य होने का तात्पर्य यह है कि वस्तु जो है वह स्थानांतरीय संतुलन अवस्था में है। स्थानांतरीय संतुलन अवस्था का मतलब है कि वस्तु जो है वह अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करती है, मतलब उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे ही बोला जाता है स्थानांतरीय संतुलन अवस्था। माना कि हमारे पास ये वस्तु है, जब इस वस्तु के ऊपर बल लगेगा तभी इसकी पोजीशन में परिवर्तन होगा। तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस गुण का उपयोग किया जाता है वही गुण होता है बल। तो यहाँ पर हमारे पास बल है ही नहीं, तो इसका मतलब उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर हमने रखा है, तो यह इलेक्ट्रिक डायपोल इस पोजीशन से यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं तो ये आगे की ओर जाएगा, नहीं पीछे की ओर आएगा, मतलब ये अपनी पोजीशन पर ही बना रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, टोटल बल शून्य होने के कारण। और कौन सी अवस्था बोलते हैं इसको, स्थानांतरित संतुलन अवस्था। तो यहाँ तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस पोजीशन से नहीं हिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे काम कंप्लीट हो जाता है। सेकंड जो हम इसका ऑप्शन देखते हैं वो आप देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास जो F बराबर QE फोर्स लगेगा, यह कौन सी रेखा के ऊपर काम कर रहा है, इस क्रिया रेखा के ऊपर कार्य कर रहा है, मतलब यह फोर्स इस लाइन के ऊपर काम कर रहा है, यानी इस आवेश को इस ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। तो इस फोर्स की क्रिया रेखा हो गई ये वाली। इसी प्रकार से इस बल की क्रिया रेखा हमारे पास यह हो जाती है, जिस रेखा के ऊपर वो काम करता है उसको बोलते हैं उसकी क्रिया रेखा। तो यह बल इस क्रिया रेखा के ऊपर काम कर रहा है, ये वाला बल जो है इस क्रिया रेखा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास यदि दोनों बल एक दूसरे के समान हैं और प्रकृति विपरीत है, यानी विपरीत दिशा में कार्यरत है, यदि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं संरेखीय होती हैं, मतलब दोनों बल एक ही रेखा के ऊपर काम करते हैं, अब दोनों बल जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, अर्थात अब वहां पर उन बलों का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर फोकस कीजिए कि आपके पास यहाँ जो बल हैं वो दोनों विपरीत दिशा में जरूर हैं, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा जो है वह संरेखीय नहीं है, मतलब दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पर दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, मतलब ये संरेखीय नहीं है। तो संरेखीय नहीं होने के कारण इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर इन बलों का प्रभाव जरूर होगा, और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बलों का एक जोड़ा हमें प्राप्त होगा, यानी एक बल युग्म प्राप्त हो जाएगा। और यह जो बल युग्म होगा वह बल युग्म इस इलेक्ट्रिक डायपोल को, ध्यान दीजिए, तो यह बल इस आवेश पे काम कर रहा है, तो यह बल इसको नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह इस लाइन के ऊपर काम कर रहा है, देखना आराम से। और यहाँ पर ये जो बल होगा वो इसको इस दिशा में दबाने का प्रयास करेगा। ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो आगे पीछे नहीं खिसकेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास F बराबर 0 है, इसलिए ये स्थानांतरित संतुलन अवस्था में इस पोजीशन पर ही रहेगा, और इसी पोजीशन के ऊपर वाला जो आवेश है वो नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा इस बल की वजह से, और नीचे वाला जो आवेश था वो इस बल की वजह से ऊपर जाने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बलों का जोड़ा लग रहा है, ये बलों का जोड़ा यहाँ पर प्रभावी है, और यह इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस प्रकार से मूव कराने का प्रयास करता है। और जैसे ही इसको इस प्रकार से लाने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल को विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, अर्थात इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। मतलब एक ही मार्कर जो है, जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो इस पोजीशन के ऊपर राउंड करेगा, और राउंड करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर उसमें घूर्णन गति उत्पन्न हो जाएगी। स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें घूर्णन गति होगी, और घूर्णन गति होती है तो उसको हम घूर्णी संतुलन अवस्था नहीं कहेंगे,
यदि यह घूर्णन गति भी नहीं करता तो हम ये कहते न तो ये स्थिति में परिवर्तन हो रहा है यानी स्थानांतरित संतुलन अवस्था में भी है, और यदि बल आघूर्ण जो हम ज्ञात करेंगे उसका मान भी शून्य हो जाता है तो यह घूर्णन गति भी नहीं करता। अब चूंकि यहाँ पर बलों का एक जोड़ा प्राप्त हो रहा है जो यहाँ पर प्रभावी है, इस वजह से यहाँ पर ये इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो वही आपके पास जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उससे हमारे पास एक राशि डेवलप हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, बल आघूर्ण, और उसका जो मान होता है वो हम ज्ञात करते हैं और उसे दर्शाते हैं हम टॉ से। बल आघूर्ण बराबर यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो बल लग रहा है उस बल का एक परिमाण, यहाँ पर बल लग रहा है माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, तो दोनों में से किसी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बल जिन क्रिया रेखाओं पर काम कर रहे हैं, जिन क्रिया रेखाओं पर काम कर रहे हैं उन क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी इसका मतलब हो गया ये वाली दूरी। तो यहाँ पर ए बी और इस बिंदु को नाम दे दिया सी। तो हमारे पास यहाँ पर बलाघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वह होता है कि वहां पर काम करने वाले बलों में से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, टॉ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें अब किसकी आवश्यकता है, बीसी की आवश्यकता है, और किसका मान मिल जाएगा हमें, बल आघूर्ण का। तो ये हो गया हमारे पास इसका डायग्राम। इसकी लैंग्वेज हम लिखेंगे, यानी जो प्रोसेस आपने किया उसको आपको नोट भी करना है। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में कैसे बल लग रहे हैं, किस प्रकार से उनकी दिशा होगी, उस पूरी प्रक्रिया को अभी हमने समझा है कि टोटल बल वहाँ पर 0 होगा, स्थानांतरित संतुलन अवस्था में ये इलेक्ट्रिक डायपोल रहेगा, किस प्रकार से इसके ऊपर बल लगेंगे और वह बल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश लाने का प्रयास करेगा। एग्जाम में अब आपको ये वाला मैटर लिखना है। इससे पहले वाला पार्ट आपके समझने के लिए था, लिखना क्या है वो अब आपको यहाँ से नोट करना है। सबसे पहला काम तो हो गया इसका डायग्राम। डायग्राम के बाद आपने जो प्रोसेस किया वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, तो उसके अनुसार आप इसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ हमारे पास ये इसकी संरचना में हमने क्या किया कि माना कि समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है जिसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ थीटा कोण पर स्थित है, जो डायग्राम में है। यानी ये जो लैंग्वेज हमने यहाँ पर लिखी है वो एक्स्ट्रा कहीं से भी नहीं लिखी है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। जो जो प्रोसेस आपने इसमें किया है वही प्रोसेस जोड़ जोड़ के हमने यहाँ पर लिखा है। देख लीजिए, जो आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तब प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर व माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर है। कंप्लीट है। जो परिमाण में समान व विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। तब इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट विद्युत बल का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी एफ बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी क्यू ई प्लस माइनस क्यू ई फाइनल कितना होगा, 0। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा संरेखीय नहीं होने के कारण, यानी इसकी क्रिया रेखा ये वाली लाइन है, इसकी क्रिया रेखा ये वाली लाइन है, दोनों की लाइनें एक ही लाइन के ऊपर नहीं है, मतलब एक लाइन के ऊपर काम नहीं कर रही हैं। यदि एक लाइन पे काम करती दोनों बल इस प्रकार से होते, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते, तो वहां पर उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर किसी भी प्रकार का उन बलों के कारण कोई प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ पर टोटल बल तो 0 है लेकिन ये दोनों बल यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब इस स्थिति में ये जो बल है इस प्लस क्यू आवेश को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा तथा ये वाला जो बल है इसको इस प्रकार ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अनुदिश। यानी इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, यानी ये घूर्णन गति करने लग जाएगा। ये अपनी स्थिति से आगे पीछे तो नहीं खिसकेगा, जो कि आपको पहले बता चुके हैं किस वजह से, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 0 है, यानी वो स्थानांतरित संतुलन अवस्था में है। तब हमारे पास एक बल युग्म का निर्माण हो जाता है जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा की अनुदिश लाने का प्रयास करता है। तब हम ज्ञात कर लेंगे बल आघूर्ण का मान। यह हो गया इसका डायग्राम कंप्लीट, और यह हो गई इसकी संरचना जो कि हमने इस डायग्राम के द्वारा ही जोड़ जोड़ के लिखी है। तो आप भी रटने का प्रयास नहीं करें, जो प्रोसेस आपने किया है उसी प्रोसेस को खुद आप जोड़ के लिखने का प्रयास करें। यहाँ पर एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी जब दोबारा से आप इसको हल करें तो आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद खुद स्वतः ही लिखने का प्रयास कीजिए। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं इसमें बलाघूर्ण का फॉर्मूला। आगे का तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बलाघूर्ण क्या होगा। तो बलाघूर्ण का फॉर्मूला हो गया कि विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत किसी एक बल का परिमाण, दो बल काम करें तो किसी एक बल का परिमाण, यानी हमें पॉजिटिव वाला मान लेना है, तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो क्रिया रेखा इसकी ये वाली है, इसकी क्रिया रेखा ये, तो दोनों के मध्य की लंबवत दूरी वो कितनी हो गई, BC।
तो अब हमें इस डायग्राम के द्वारा BC का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर AB के बीच की दूरी दी गई है, यानी 2A हमारे पास में है और BC का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर कोण थीटा है, तो यहाँ पर आपके 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपके कर्ण होगी, तथा थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वह उसका लंब होगा। तो हमें लंब ज्ञात करना है, कर्ण आपको दिया गया है, तो लंब और कर्ण में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग होता है, वहां पर होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे समकोण त्रिभुज ACBC। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब BC और कर्ण हमारे पास में है AB। तो हमें ज्ञात करना है BC का मान, तो BC बराबर हमारे पास में आ जाएगा AB साइन थीटा, और AB का मान हमारे पास में कितना है, 2A है। तो यहाँ पर हमारे पास BC का मान प्राप्त हो जाता है, BC बराबर 2A साइन थीटा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड से आपको BC का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करना है। तब हमारे पास आ जाएगा कि समीकरण 2 से BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ज़्यादा डेरिवेशन इसका है नहीं, बस एक ही पॉइंट है, एक आपके टो का मान और एक BC का मान पुट कर लीजिए, आंसर कंप्लीट। तो हमारे पास में आ जाएगा टाउ बराबर हमारे पास में है QE पहले से है, गुणा में हमारे पास में आ जाएगा BC का मान 2A साइन थीटा। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा चेंज करके लिख सकता हूं, तो हमारे पास इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं Q इंटू 2A, क्योंकि हमारे पास टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव से रिलेटेड, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे को प्राप्त होना चाहिए। तो Q इंटू 2A मैंने अलग कर लिया और E को मैंने अलग कर दिया है ताकि आपके P प्राप्त हो सके। तो Q इंटू 2A जो है वह किसके बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास आगे हल करेंगे, हम इसको ऊपर हल कर लेते हैं। आप इसको यहाँ तक नोट करने के बाद यहाँ पर हल करें। तब हमारे पास चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हम जानते हैं Q इंटू 2A, तो यहाँ पर Q इंटू 2A की जगह पुट कर सकते हैं, इसलिए टॉ बराबर PE साइन थीटा, और यह हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 4। तो यह हो गया हमारे पास फाइनली उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला, टाउ बराबर PE साइन थीटा, जहां P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और थीटा जो है वह P और E के बीच का कोण है। तो इस सूत्र के द्वारा हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर बल आघूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 11th क्लास में हमने अध्ययन किया था कि P एक वेक्टर क्वांटिटी है, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि उसके साथ साइन थीटा लगा हुआ हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह भी एक सदिश राशि प्राप्त होगा, और वह जो गुणनफल होता था उसे हम कहते थे सदिश गुणनफल यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए वेक्टर फॉर्म में यदि हम इसको लिखें तो हमारे पास में इसका मान आ जाता है टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो यह हो जाएगा इसका सदिश रूप। टॉ जो है वह भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो अब हमारे पास ये बताना है कि इस टॉ का जो मान है वो तो हमारे को मिल रहा है PE साइन थीटा, लेकिन इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी वो हमें यहाँ पर लिखनी भी है। और आपको 11th क्लास में बताया हुआ है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है और उसका जो रिजल्ट मिलता है उसकी जो डायरेक्शन होगी वह डायरेक्शन जो दोनों सदिश हैं उन दोनों सदिशों के तल के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। यानी जिस तल में ये दोनों सदिश काम करेंगे, यहाँ पर वर्तमान में P और E है, तो जिस तल में P और E काम करते हैं ये उस तल के लंबवत होगी आपकी किसकी दिशा, टॉ वेक्टर की दिशा। अब वह दिशा आपके तल के लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है और तल के लंबवत भीतर की ओर भी हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, E आपके इस बोर्ड के ऊपर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, P जो है वो आपके इस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो तल है वह एक खुद बोर्ड बन जाता है। तो इस तल के लंबवत यानी बाहर की ओर या तल के लंबवत भीतर की ओर होगी डायरेक्शन किसकी, टॉ की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी या भीतर की ओर होगी, वो देखते हैं इसके बाद में। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए और या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग।
उसके आगे इसकी दिशा को आप नोट और कर लीजिए कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आप ये लैंग्वेज लिख सकते हैं कि जिन दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है उनके तल के लंबवत होती है हमेशा उसके फाइनल रिजल्ट की डायरेक्शन। अब या वो तो होगी तल के लंबवत बाहर की ओर या तल के लंबवत भीतर की ओर, वो डिपेंड करता है आपके इस प्रक्रिया के द्वारा। तो हमने लिख दिया है कि जहां टो वेक्टर की दिशा पी वेक्टर व ई वेक्टर के तल के लंबवत होती है। और अब हमारे पास यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ई वेक्टर आपके राइट हैंड में काम कर रहा है और पी वेक्टर जो है वो इसे थीटा कोण पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास बोर्ड पर ये दोनों काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब टो की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी या भीतर की ओर होगी। तो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट लगाया है, तो इसका मतलब ये तल के लंबवत भीतर की ओर है। अब इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए कि वह दिशा भीतर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी। ध्यान दीजिए कि जब आपके पास इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो बल लग रहे हैं तो बल लगने की वजह से आपके पास ये प्लस क्यू आवेश नीचे की ओर आ रहा है जबकि माइनस क्यू ऊपर की ओर आ रहा है। यानी पी वेक्टर जो है वह खुद ई की ओर घूमने का प्रयास कर रहा है। ध्यान दीजिए पी वेक्टर आपके ऊपर की ओर है और जैसे ही बल इसको नीचे की ओर लाएंगे तो इसका मतलब पी वेक्टर जो है वह ई की ओर आ रहा है। यानी यहाँ पर ई जो है वह पी की ओर नहीं जा रहा बल्कि पी जो है वह ई की ओर आ रहा है। तो आप दाएं हाथ का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर जो अंगुलियां हैं वो अंगुलियां उस ओर घुमाइए जिसमें वेक्टर राशि दूसरी वेक्टर राशि की ओर मूव कर रही है। तो हमारे पास यहाँ जो P है वो इस प्रकार से है, तो यहाँ पर P जो है वह खुद किसकी ओर घूम रहा है, E की ओर। तो इस वजह से मैंने P किधर जा रहा है, E की ओर, नीचे की ओर घुमाया और अंगुलियों को घुमाने पर अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वह डायरेक्शन ही होगी उसके फाइनल रिजल्ट की डायरेक्शन। यदि E आपके P की ओर जाता तो इसका मतलब अंगुलियां आपके E से P की ओर घूमती और अंगूठा आपके बाहर की ओर होता। लेकिन यहाँ पर P जो है वह खुद E की ओर आ रहा है, इसलिए अंगुलियां आपके P से E की ओर घूमेंगी और अंगूठा होगा तल के लंबवत भीतर की ओर। तो यहाँ पर डायरेक्शन होगी P व E वेक्टर के तल के लंबवत भीतर की ओर। ये मैटर आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया इसका डायरेक्शन तक का कंप्लीट काम। क्लियर। अब हम आगे लेंगे कि थीटा की पोजीशन यदि आपके अलग अलग हो, यानी यह इलेक्ट्रिक डायपोल खुद इस प्रकार से स्थित हो, लंबवत स्थित हो या इस प्रकार से स्थित हो, तब बलाघूर्ण कितना होगा वो ज्ञात करेंगे इससे आगे। तो यहाँ पर आप इसकी कंडीशन को और नोट कर लीजिए। अब इसके आगे का हल करते हैं, यानी इसकी विशेष स्थितियाँ। अब हम यहाँ पर 3 कंडीशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब थीटा कोण बनता है तो आप समझ जाना कि थीटा कोण जब बनेगा तो वहाँ पर विभिन्न स्थितियों का निर्माण हो सकता है। विशेष स्थितियाँ या आपकी जो कंडीशन बनी है वो आपको एग्जाम में पूछा जाए तब आपको बतानी है। अगर नहीं पूछी जाती हैं और आप लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी वहाँ पर आपके पास समय वेस्ट होगा। बाकी आप अच्छे से अच्छा समझाना चाहें तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ध्यान रखना स्पेशल पूछा गया है कंडीशन के बारे में तब तो आपको बताना ही होगा, और यदि फिर आपने नहीं बताया तो वहाँ पर आपके मार्क्स जरूर कटेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो कंडीशन को भी आप थोड़ा फोकस करके समझ लीजिए क्या होता है इसका मतलब। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है और थीटा कोण किस किस के मध्य बन रहा है, P वेक्टर और E वेक्टर के मध्य। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो इसका मतलब आपकी जो संरचना होगी वो इस प्रकार की होगी कि E आपके इस दिशा में चल रहा है डायग्राम के अनुसार और P आपके इस प्रकार से था, P आपके इस दिशा में था और दोनों के बीच में कोण कितना था, थीटा। अब यहाँ पर बोला गया है कि इस थीटा का मान 0 डिग्री है। 0 डिग्री आपकी कब होगा, जब आपके पास P इस प्रकार से है, यानी इस नोक पर आपकी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज। जब थीटा बराबर 0 होगा तो ये 0 आपकी कब होगा, जब यह इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। तो इस स्थिति में देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो P की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में ही आ जाएगी। यानी अब आपकी पोजीशन इस प्रकार से हो जाएगी कि आपके पास यहाँ ये आपकी केंद्र बिंदु, ये आपके पास में आ जाएगा -Q, ये हो जाएगा +Q, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और P की डायरेक्शन भी इसी दिशा में। यानी इस कंडीशन के अनुसार आपका डायग्राम इस प्रकार का होगा। तो जब ये इस प्रकार का होगा तो अभी हमने पूरे मैटर में यही देखा है कि यहाँ पर जो बलों का युग्म प्राप्त होता है, यानी 2 बल जो काम करते हैं वो दोनों बल इस इलेक्ट्रिक डायपोल को विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जब खुद ये इलेक्ट्रिक डायपोल इसी के अनुदिश ही है
तो अब हमें वहां पर लाने का प्रयास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। यानी मेन टारगेट क्या था इसके द्वारा? इलेक्ट्रिक डायपोल को विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित करना। जब खुद ऑलरेडी वहीं पर ही मौजूद है तो अब हमें वहां पर कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा उस स्थिति में स्थायी संतुलन अवस्था में होगा। ध्यान देना, मेन टारगेट था इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाकर छोड़ना। खुद पहले से ही वहां पर मौजूद है तो अब लाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये इसकी स्थायी संतुलन अवस्था में होगा। जब थीटा बराबर 0 होगा तो फॉर्मूला क्या था? टॉ बराबर पी ई साइन 0 डिग्री। थीटा था, थीटा की जगह 0 रखा तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो फाइनली टॉ बराबर कितना हो गया? 0। टॉ बराबर आपके 0 होता है तो आपको बताया था कि एफ बराबर 0 है, तो इसका मतलब वो स्थानांतरीय संतुलन अवस्था में होगा, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करेगा। और टॉ बराबर जब 0 नहीं होता है तो इसका मतलब वो आगे पीछे गति नहीं करेगा लेकिन घूर्णन गति जरूर करेगा। लेकिन यहां पर तो हमारे पास टॉ का मान भी 0 है। तो टॉ क्या है? घूर्णन गति में बल की समतुल्य राशि। इसका मतलब जब टॉ का मान भी 0 होगा तो वस्तु घूर्णन साम्य अवस्था में भी होगी, यानी वस्तु न तो आगे पीछे खिसकेगी और न ही वहां पर घूर्णन गति करेगी, मतलब वो उस स्थिति में ही विद्यमान रहेगी। और वह अवस्था कौन सी कहलाएगी? उसकी स्थायी संतुलन अवस्था। तो इस स्थिति को बोलेंगे हम इसकी स्थायी संतुलन अवस्था। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि जब टॉ का मान ज्ञात करेंगे तो उसकी स्थायी संतुलन अवस्था ज्ञात कीजिए। तब आपको थीटा बराबर कितना डिग्री पे निकालना है? 0 पे। और स्थायी संतुलन अवस्था कब होगी? टॉ बराबर 0, यानी परमानेंट वह स्थायी होगा, स्थानांतरीय के लिए भी और घूर्णन के लिए भी। स्थानांतरीय के लिए तो वो खुद अपने आप है ही, क्योंकि दोनों बलों के मान Q के ऊपर बल लगेगा इस दिशा में, माइनस Q पे बल लगेगा इस दिशा में। बलों के मान बराबर हैं और दिशा एक दूसरे के विपरीत, और दोनों की क्रिया रेखा भी देखो सेम ही है। अब यहां से ध्यान दीजिए, Q के ऊपर जो बल लगेगा इस लाइन पर, माइनस Q पर बल लगेगा इस लाइन पर, तो दोनों की क्रिया रेखा भी एक ही हो गई। मतलब क्रिया रेखा संरेखीय हैं, बल बराबर हैं, दिशा विपरीत है, तो वहां पर बलों का कोई प्रभाव होगा ही नहीं। इस वजह से वहां पर जो बल होगा वो उसको अनुदिश लाने का प्रयास नहीं करेगा, कि वो ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित है। इस कारण से इस अवस्था को बोलते हैं स्थायी संतुलन अवस्था। मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, मेन टारगेट क्या था? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाना। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे हल करेंगे। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी पी वेक्टर व ई वेक्टर परस्पर क्या है? लंबवत। यानी हमारे पास ई वेक्टर तो इस दिशा में है और पी आपके लंबवत है। तो P आपके पास माइनस Q से प्लस Q की ओर, यानी P आपके इस प्रकार से होगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो P की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आपकी यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज आपके यहाँ पर है। ये बिंदु P, ये बिंदु B और ये बिंदु A। इसका मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि E आपकी इस दिशा में है तो आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से है। ये वाला सिरा भी पॉजिटिव चार्ज का था। P आपके ऊपर की ओर होगा क्योंकि आपके लंबवत है। यहाँ पर एक पोजीशन ये भी हो सकती है कि लंबवत का मतलब है कि आपके यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है या आपके पॉजिटिव नीचे भी हो सकता है, P नीचे भी हो सकता है, तब भी आपके पास 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। माइनस प्लस Q जो है वो आपके ऊपर नीचे चेंज हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज को नीचे लेते हो तो आपके P ऊपर की ओर, नेगेटिव चार्ज को ऊपर लेते हैं तो P की डायरेक्शन नीचे की ओर, लेकिन 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। यानी दोनों ही स्थितियों में P और E जो है वो परस्पर क्या होंगे? लंबवत होंगे। अब थोड़ा सा फोकस कीजिए, जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल को इस प्रकार से रखा है यानी 90 डिग्री पे रखा है, तो इस पूरे प्रोसेस का टारगेट अभी आपको बताया क्या था? बलों का एक जोड़ा बनेगा। यहाँ पर कोई जोड़ा बना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही क्रिया रेखा पर काम कर रहे थे। इस स्थिति में जब ये होगा तो इसके ऊपर बल लगेगा इस दिशा में और इसके ऊपर बल लगेगा इस दिशा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस Q के ऊपर बल लगेगा वो इसको इस दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, जबकि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो इसको ऊपर लाने का प्रयास करेगा और इसको लास्ट कहाँ पर लाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अनुदिश, क्योंकि लास्ट में लाके यहीं पर छोड़ना है इसको। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लाने के लिए वहाँ पर आपके बलागुण प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 90,
थीटा का मान 90 रखा तो टॉ बराबर पी ई साइन 90 डिग्री और टॉ बराबर क्या होगा पी ई। तो यह मान क्या होगा इसका मैक्सिमम होगा। अब यदि इसको पुनः इस प्रकार से लाया जाता है, यहाँ पर समझना इस प्रकार से है, यहाँ पर था इस प्रकार से P ऊपर की ओर E राइट हैंड की ओर, इसके ऊपर बल लगा जिसकी वजह से ये आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल इस स्थिति में आ जाता है। P वेक्टर भी इस साइड में और E भी इस साइड में, यानी आवेश यहाँ पर आ जाता है। अब यदि इसको पुनः थोड़ा सा ऊपर चेंज कर दिया जाता है, P वापस यहाँ पर आ जाता है, तो थोड़ा सा वापस विस्थापित करेंगे तो फिर वापस इसको नीचे की ओर आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही इसको थोड़ा ऊपर विस्थापित करते हैं तो फिर इनके ऊपर बल लगने चालू हो जाते हैं और क्रिया रेखा बदलते ही बल युग्म काम करने लग जाता है और वापस इस पोजीशन में कितना भी रखें क्रिया रेखा चेंज होगी वापस इस पोजीशन पे आएगा, क्रिया रेखा चेंज होगी वापस इस पोजीशन पे आएगा। यदि आपके P की डायरेक्शन नीचे की ओर है, सपोज कीजिए P की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो प्लस Q आपके नीचे है, माइनस Q आपके ऊपर है, तो इसका मतलब अब इसके ऊपर बल लगेगा इस दिशा में, माइनस Q के ऊपर बल लगेगा इस साइड में, यानी अब यहाँ पर पोजीशन ऐसी है, ये इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करेगा, ये वाला बल इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा। जैसे ही E के थोड़ा ऊपर नीचे होता है वहाँ पर बल जो है वो एक रेखा में काम नहीं करेगा, बल काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब वहाँ पर युग्म बनेगा और वह युग्म जो है वह उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाता है। तो इसका मतलब परमानेंट पोजीशन कौन सी होगी, उसकी E की दिशा ही होगी। इस कारण से इलेक्ट्रिक डायपोल कोई सी भी अवस्था में हो, फाइनल वो कौन सी में पहुंचेगा, E की स्थिति में ही पहुंचेगा। इस कारण से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाने के लिए उसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। थर्ड पोजीशन देखिए कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब है कि एक वेक्टर इस दिशा में है और एक वेक्टर इस दिशा में है, तो हमारे पास थीटा बंद किसके बीच में रहा है, E और P के बीच में। तो यहाँ पर E इस दिशा में है और P आपके पास बाईं तरफ आएगा, तो इसका मतलब P आपके इस तरफ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर आपके माइनस Q होगा और इस बिंदु पर प्लस Q होगा। जबकि फर्स्ट पोजीशन में प्लस E की साइड में था, माइनस इस दिशा में था। अब P की डायरेक्शन इस दिशा में हो गई, इसका मतलब आपके पास E की डायरेक्शन राइट हैंड और P की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड। तो ये आपकी जो पोजीशन बनी है, इस पोजीशन का मतलब ये है कि अभी भी आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली स्थिति में ही है, लेकिन P की डायरेक्शन इस स्थिति में, E की डायरेक्शन इस स्थिति में है। तो क्या ये भी स्थायी संतुलन अवस्था में है? ध्यान रखना, आपके पास थोड़ा सा भी हिले और वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, वो होती है उसकी स्थायी संतुलन अवस्था। ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी संतुलन अवस्था है इसकी। कौन सी अवस्था है? संतुलन अवस्था। लेकिन स्थायी होगी या नहीं वो देखते हैं, और उसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा विक्षेपित कीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल अब आपके इस प्रकार से है, अब आप इसको थोड़ा सा विक्षेपित कीजिए, मतलब इस प्रकार से मूव करवाइए। जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ प्लस Q यहाँ पर, माइनस Q यहाँ पर, P आपके इस दिशा में। जैसे ही प्लस Q यहाँ पर आएगा तो प्लस Q के ऊपर बल लगने लग जाएगा और वहाँ पर आपके जो बल होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। प्लस के ऊपर, माइनस के ऊपर जो बल की दिशा होगी वह विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। तो इसका मतलब ये बल इसको घुमा के इधर ले जाएगा और ये वाला इसको इधर लाएगा, यानी ऐसे इसके ऊपर बल लगेगा और इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब रहेगा तो यहाँ पर बलों की क्रिया रेखा सेम होगी। इस पोजीशन पे हमारे पास बलों की जो क्रिया रेखा है वो सेम होगी। माइनस Q के ऊपर बल इस दिशा में, प्लस Q के ऊपर बल इस दिशा में, दोनों एक ही रेखा पर हैं। इसका मतलब F बराबर 0 और क्रिया रेखा भी सेम होगी। इसका मतलब यहाँ पर बलों का युग्म नहीं बनेगा और टॉ बराबर भी क्या होगा, 0, जो यहाँ से देख सकते हैं 180, टॉ बराबर 0, यानी यह घूर्णन संतुलन अवस्था में भी रहेगा, रेखीय संतुलन अवस्था में भी रहेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी अवस्था है, संतुलन अवस्था। तो संतुलन अवस्थाएं क्या होंगी, जिसमें F का मान भी 0 हो, टॉ का मान भी 0 हो। तो इस पोजीशन में टॉ का मान 0 है, इस पोजीशन में भी टॉ का मान 0 है और F का मान तो 0 पहले से ही होता था। लेकिन जैसे ही अब इसको थोड़ा सा विक्षेपित किया, इसके ऊपर बल लगने लग गया दाएं तरफ, इसके ऊपर बल हो गया बाएं तरफ। यहाँ पर हमारे पास दोनों की बलों की क्रिया रेखा सेम नहीं है, इस कारण से ये बल इसको ऊपर की ओर ले जाके इस दिशा में लाएगा और ये वाला बल इसको इस प्रकार से
तो ये इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर देंगे। तो प्लस क्यू उधर चला गया और माइनस क्यू इधर, यानी इसको घुमा के ये वापस इस दिशा में ले आते हैं। तो जैसे ही इसको थोड़ा विक्षेपित किया तो ये आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल पूरा मूवमेंट होके ई की दिशा में व्यवस्थित हो चुका है। तो जिस अवस्था में ये फाइनल रहेगा वही उसकी कौन सी अवस्था होगी, संतुलित अवस्था, और वो भी कौन सी, स्थायी संतुलित अवस्था। तो क्या इस पोजीशन में ये स्थायी था कि जब प्लस क्यू इस दिशा में था तो वहां पर वो स्थायी नहीं था, क्योंकि यहां से वो स्थिति बदल चुकी है। यदि हम इसको इस प्रकार से रखें, यहां पर माइनस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है। अब यदि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा नीचे की ओर विस्थापित कर देते हैं, देखिए इधर से यहां पर इस प्रकार से नीचे ले आते हैं प्लस क्यू को, माइनस क्यू को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो अब आपके पास इस प्लस के ऊपर बल लगेगा इस दिशा में, इसके ऊपर बल लगेगा इस दिशा में, किरण रेखा इनकी चेंज हो गई। इसका मतलब ये इसको पूरा घुमाकर इस दिशा में ले जाएगा और ऊपर वाला बल इसको इस प्रकार से, यानी वापस प्लस क्यू किधर आ गया आपके पास, ई के पास में। तो इसका मतलब जब प्लस क्यू यहां पर था तो वो संतुलन में तो था, तो बराबर 0 है, लेकिन वो स्थायी नहीं था। इस कारण से इस अवस्था को बोला जाता है अस्थायी संतुलन अवस्था। कौन सी अवस्था बोलेंगे इसको, अस्थायी संतुलन अवस्था। तो ये हो गई हमारे पास इसकी 3 स्थितियां। इसको अब आप सही तरीके से व्यवस्थित करके नोट कर लेते हैं। तो यह हो गया हमारे पास तीनों कंडीशनों का सॉल्यूशन। थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 180 डिग्री। 0 डिग्री के लिए आपकी स्थायी संतुलन अवस्था है, क्योंकि एफ तो ऑलरेडी पहले से ही 0 है। यहाँ पर टॉ बराबर 0 और 180 के लिए भी टॉ बराबर 0। 2 आपकी संतुलन अवस्था होंगी, लेकिन एक आपकी स्थायी होगी और एक आपके अस्थायी, जो कि आपको अभी समझाया है कि यदि इनको थोड़ा सा विक्षेपित करें और विक्षेपित करने के बाद वापस जिस पोजीशन पे पहुंचेंगे वो अवस्था होगी उसकी स्थायी संतुलन अवस्था। तो हमारे पास 0 डिग्री के लिए ये वापस ई की पोजीशन पे आएगा, और यदि आप इसको थोड़ा विक्षेपित करेंगे तो भी पुनः इसी अवस्था में आता है। इस कारण से ये कौन सी अवस्था होगी, इसकी स्थायी। अस्थायी आपके पास यदि इसको थोड़ा विक्षेपित करते हैं तो आपकी प्लस क्यू जो है वह ई की तरफ आ जाएगा और माइनस क्यू आपके बाईं तरफ आ जाएगा, यानी वह उस अवस्था में नहीं रहा जिस अवस्था में वो पहले था। और सबसे ज़्यादा आपके बलागुण कहाँ पर होगा, जब वो 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बल इसको इस स्थिति में लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी तीनों कंडीशन कंप्लीट, टोटल मटेरियल आपके कंप्लीट। फाइनली अब आपको जो लिखना था वो उसका डायग्राम, उसकी संरचना, डेरिवेशन और 3 स्थितियाँ। बिल्कुल बारीकी से हमने और गहराई से इनको कंप्लीट समझा है। आप इसको नोट कर लीजिए, और यदि फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो आपके समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इससे आगे का भाग आपको मिल सके। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे अब तक जितना हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसमें उससे रिलेटेड कंप्लीट न्यूमेरिकल नेक्स्ट भाग में, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ, इन सब से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे हम इससे नेक्स्ट भाग में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।